देखो बच्चों, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे बीएससी बीए लेवल की, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो हम बार बार मेथड करेंगे, पहले हमने लैग्रेंज मेथड करा, लैग्रेंज के बाद चारपिट मेथड करा, आगे और भी मेथड आएंगे। तो मैं आपके माइंड से एक बात क्लियर कर देता हूँ पहले, ताकि आपके माइंड में बात क्लियर हो जाए और आप समझ सको कि अलग अलग मेथड की जरूरत क्यों पड़ रही है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो पीडी होती है उसको सोल्व करने का आज तक भी दुनिया में कोई जनरल मेथड नहीं है। ऐसा कोई मेथड आज तक नहीं बना है जो किसी भी पीडी पर लगा दो सब ने सोल्व कर देगा। जब कोई देखो कई बार जनरल मेथड होते हैं, भाई जनरल मेथड है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, मैथ का एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए जनरल मेथड है। अब एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, आप इतनी प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम है या रो कॉलम ऑपरेशन लगा लो, इंटरचेंज वगैरह कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। आपने +2 लेवल से पढ़ा होगा डिटरमिनेंट की बहुत प्रॉपर्टी हैं और उन प्रॉपर्टी का यूज करके आप डिटरमिनेंट को बहुत ईजिली निकाल सकते हो। लेकिन कई बार बच्चों को प्रॉपर्टी यूज करना ना आए। जब प्रॉपर्टी यूज करना ना आए तो जनरल मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक्सपेंड नहीं करते हैं डिटरमिनेंट को, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, या जो फर्स्ट रो के द्वारा एक्सपेंड करना है या सेकंड रो के द्वारा या फर्स्ट कॉलम के द्वारा, जो एक्सपेंडिंग वाला मेथड है वो डिटरमिनेंट का जनरल मेथड है। जनरल इन द सेंस डिटरमिनेंट किसका निकलता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। कितने भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 2x2 पे अप्लाई होगा, 3x3 पे नहीं होगा। चाहे 1 लाख क्रॉस 1 लाख की हो तो भी वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब आपके माइंड में ये बात आई होगी कि 1 लाख क्रॉस 1 लाख की सर बहुत बड़ी मैट्रिक्स हो जाएगी, उसका डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चों ये हो सकता है कि उसका डिटरमिनेंट निकालते समय चाहे आपको 1 साल लग जाए, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, बट निकलना तो पॉसिबल, उस मेथड को तो प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई मेथड नहीं है जो जनरल हो। कोई भी पीडी हो, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, भाई वो मेथड लगाओ, लेंथी कितना हो जाए, लेंथी से प्रॉब्लम नहीं है कि वो सोल्व कर देगा। ऐसा दुनिया में कोई मेथड नहीं है। जब जनरल मेथड नहीं है तो कुछ पर्टिकुलर मेथड बनाए गए हैं। पर्टिकुलर का मतलब जैसे लैग्रेंज मेथड बनाया गया है। लैग्रेंज कैसे में पर्टिकुलर बोल रहे हैं उसको, वो केवल फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकता है। ध्यान से सुनना, किसको सोल्व कर सकता है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर उसके बाद कौन सा मेथड किया हमने, चारपिट मेथड। ये मेथड है, ये किसको सोल्व कर सकता है, फर्स्ट ऑर्डर की, क्या, फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर, यानी कि अब थोड़ा हैवी मेथड हो गया। ऑर्डर तो अब भी फर्स्ट है, सेकंड ऑर्डर की सोल्व नहीं कर सकता, ये फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर को कर देगा। ये लीनियर होना कोई जरूरी नहीं है, अगर नॉन लीनियर भी हो तो भी चारपिट मेथड कर देगा। लेकिन एक बात सुनना, जब आपने चारपिट मेथड किया होगा, एक जेड है डिपेंडेंट फंक्शन, किस का फंक्शन है ये, एक्स और वाई का। जब जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे उसका नाम क्या मान लिया था आपने, पी। और जब जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो इसका नाम क्या मान लिया था, क्यों। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाम पी, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई नाम क्यों, ये दोनों मान लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एक आपके माइंड में एक डाउट आएगा, सर ये 2 वेरिएबल हैं, अगर तीसरा वेरिएबल भी हो जाता टी, ठीक है, 4th वेरिएबल भी हो जाता, कुछ और हो जाता एच, तो जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, इसका नाम क्या रखेंगे, फिर नेक्स्ट नाम क्या रखेंगे। लेकिन चारपिट ने तो 2 वेरिएबल पे काम कर रखे है ना, तो आगे जो मेथड है अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए फिर एक और मेथड का यूज करना पड़ेगा आपने, वो जकोबी मेथड। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में क्लियर कट होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर एग्जाम पर्पज, केवल एग्जाम में नहीं, आप नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। कोई आपसे मैथ में, जब आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ की नॉलेज तो होनी चाहिए ना बेसिक। कोई आपसे पूछ ले भाई इसके ऊपर चारपिट क्यों नहीं अप्लाई किया आपने, ये क्यों किया जकोबी मेथड, तो आप बोलोगे इसलिए किया क्योंकि चारपिट मेथड तब अप्लाई होता है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होते, तो अब 2 से ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा। तो जकोबी मेथड कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या उसमें टर्म यूज होती हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको करवाता हूँ, देखना। एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चारपिट मेथड के बाद जकोबी की जरूरत इसलिए पड़ी कि वेरिएबल एक्स 2 से ज़्यादा हो जाए। तो मैं अब की बार वेरिएबल एक्स वाई जेड ना मानकर x1, x2, x3, x4, 3 की जरूरत है, x3 तक, 4 की जरूरत है, x4 तक। अब बच्चे के माइंड में आएगा सर x1 x2 क्यों मानो, यो मान लेते हैं, ठीक है। आप ये भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये मानो। लेकिन बच्चों नाम ही देना, ये नाम देने स्टेबल हैं, क्यों स्टेबल हैं, मान लो ऐसे इतने लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं, मान लो अपन
10 नाम देने हैं तो ABCD आप 10 तक दे सकते हो। 26 नाम देने हैं तो 26 तक भी आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज कर सकते हो। मान लो वेरिएबल अपने 100 हों तो फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कैसे यूज करोगे, वो तो 26 ही होते हैं, 26 के बाद समाप्त हो जाएंगे, फिर क्या यूज करोगे। तो इसलिए हमने अल्फ़ाबेट्स ना लेकर ये नंबरिंग दे दी। अब क्या बेनिफिट हुआ, 1 2 3, किसी ने 3 वेरिएबल लेने तो 3 तक यूज कर लो, 10 लेने तो 10 तक यूज कर लो, 100 लेने तो 100 तक यूज कर लो। फिर मैं आपको दोबारा याद दिलवा रहा हूँ जैकोबी मेथड की जरूरत क्यों पड़ी है, जब वेरिएबल 2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो जब वेरिएबल 3 हो गए, मान लो x1 x2 x3, तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव भी होंगे। अब सुनना बच्चों, z का जब विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डेरिवेटिव होगा इसका नाम p1 है, z का जब विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव होगा p2 है, z का जब विद रिस्पेक्ट टू 3 होगा p3 है। अब बच्चों को लगता है सर वैसे एक्स वाई में एक को पी मानते थे, क्यों मानते थे, आर भी मान सकते, नया नाम। बच्चों नाम तो कुछ भी मान सकते, नोटेशन से इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, जैकोबी मेथड की जर्नलाइजेशन करना चाहते हैं। और जैकोबी मेथड कितने भी वेरिएबल पे लग जाएगा, जब कितने भी वेरिएबल पे लग जाएगा तो इसलिए नंबरिंग दे दी, ताकि बार बार देखो 2 वेरिएबल तक ठीक था भाई, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव नाम क्या होगा पी, विद रिस्पेक्ट टू वाई नाम क्या होगा क्यू, 2 थे याद कर लिया आपने। लेकिन 10 वेरिएबल हो गए, मान लो ABCDEFGHIJK 10 हो गए, उनका एक का नाम सी है, एक का डी है, एक का पी है, कुछ है, तो आप भूल ना जाओगे 10 वेरिएबल में कौन किसका डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ नहीं भूलोगे, या तो नंबरिंग से रिलेशन हो गया, जो पहले वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव उसका नाम P1 है, जो दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू उसका P2, जो तीसरा वो P3, और आगे भी होता है तो जो चौथा वेरिएबल होगा उसके विद रिस्पेक्ट वाला P4, जो पांचवा होगा P5, इसके अकॉर्डिंग काम चलता रहेगा। समझ गए ना इसका क्यों, तो अब समझ गए। इसमें इस टाइप में ना डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता। तो हमारा फंक्शन किस चीज़ का होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो होता है, वेरिएबल होते हैं 1 2 3 कौन से भी वेरिएबल हो सकते हैं, और उनके डेरिवेटिव हो सकते हैं P1 P2 P3, इस प्रकार के होते हैं। अगर 4 वेरिएबल हो तो P1 P2 3 P4 तक आ जाएगा, ये वेरिएबल ही उनके डेरिवेटिव हैं। अब इस नोटेशन से आप परिचित हो गए, मैंने समझा दिया। P1 क्या है कि सर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जब विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डेरिवेटिव किया होगा उसका नाम P1 है, जब विद रिस्पेक्ट टू x2 किया होगा तो उसका नाम P2 है, जब विद रिस्पेक्ट टू x3 किया होगा उसका नाम P3, 4 होता है तो 4 भी आ जाता है। तो इस प्रकार का फंक्शन है, जो भी आपको गिवन स्टेटमेंट होगी ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन कब मानते बच्चों, एफ हमारा कब बनेगा, जब इक्वल टू के एक साइड कर ले सारी स्टेटमेंट को, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 -1। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ये मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो ये होगा, अब ये होगा जिसके जैकोबी मेथड है, जैकोबी निकालना भी सीखेंगे हम। एक बारी मैं आपको अच्छे से जैकोबी निकालना सिखाऊंगा कि जैकोबी कैसे निकलता है, ठीक बात है। एक सवाल में प्रॉपर वे से करके दिखाऊंगा, फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि जैकोबी मेथड कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x1 निकालोगे, इस पूरे फंक्शन में कहीं पर x1 है, अगर नहीं है तो 0। विद रिस्पेक्ट टू x2 निकालोगे, वो भी 0, x2 भी नहीं है ना। विद रिस्पेक्ट टू x3 निकालोगे, वो भी 0। फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू P1, P1 भी नहीं है, वो भी सॉरी P1 है, ये रहा P1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2P1 का स्क्वायर। फिर निकाल लो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P2, ये हो जाएगा 2P2 स्क्वायर, नहीं आएगा भैया, देख लेना ध्यान से करना है डेरिवेटिव। और P3 ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये 6 के 6 आपने 6 हैं तो 6 3 वेरिएबल हैं, तो अगर 4 वेरिएबल होते तो आपकी 4 ये हो जाते, 4 या 8 निकल जाते, 5 है तो 5 उसके अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। फिर आपने जो 4 पीट की इक्वेशन होती थी वो अब की बार देखो कैसे याद करनी है। डिपेंडेंट वेरिएबल तो अब की बार इंक्लूड है नहीं, मैंने एक्स वाई की बजाय कौन से वेरिएबल है x1, दूसरा वेरिएबल क्या है x2, तीसरा वेरिएबल कौन सा है x3। डेरिवेटिव में कौन है P1, दूसरा P2, तीसरा P3। मैंने उस दिन याद करवाई थी आपको, अगर वैसे ही आप याद करते हो तो बहुत इजीली याद हो जाएंगी। देखो फिर मैं वही ट्रिक आपको याद करवाऊंगा, अगर मेरी ट्रिक आप याद रखोगे लाइफ में कभी इसको भूलोगे नहीं। सुनो, x1 x2 x3 x3 ये तीनों है वेरिएबल, P1 P2 P3 ये तीनों है डेरिवेटिव। तो वेरिएबल के नीचे तो डेरिवेटिव के डेरिवेटिव यूज नहीं होंगे, और डेरिवेटिव के नीचे वेरिएबल वाले यूज नहीं होंगे। अब x1 है, x1 के नीचे ना x2 आ सकता ना x3 आ सकता, यानी कि या तो P1 आएगा, P2 आएगा या P3 आएगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा था, P1 वाला, तो इसके नीचे क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1। माइनस का निशान लिख देता हूं मैं।
x2 के नीचे क्या, ऐसे इसी प्रकार से वेरिएबल तो आ नहीं सकता, x2 का डेरिवेटिव कौन है p2, तो p2 वाला डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके नीचे p3 हो गया। इनके नीचे उल्टा होगा, इसके नीचे क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, इसके नीचे क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, और इसके नीचे क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3। इन तीनों के नीचे माइनस आएगी, उन तीनों के नीचे नहीं आएगी। मैंने आपको याद करने के लिए उस दिन बता दिया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं भाई, इन तीनों के नीचे माइनस आएगी, इनके नीचे नहीं आएगी। आपकी मर्जी है, चाहे इन तीनों के नीचे माइनस लिख लो, इनको प्लस बना लो, चाहे इन तीनों के नीचे माइनस लिख लो, इनको प्लस बना लो। यानी कि या तो तीनों वेरिएबल के नीचे, अब बुक में ना कई बार एक पहले ऐसे लिखता है x1 p1 फिर x2 फिर p2, ठीक है, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किसका माइनस आएगी किसका नहीं आएगी। अब रट्टा मार लेता है, एग्जाम टाइम भूल ही जाता है कि किसके नीचे माइनस है किसके नीचे प्लस है। और मैं कहता हूँ अब हमेशा आप ऐसे लिखो ना बुक की तरह, पहले x वाले लिखो वेरिएबल वाले, मतलब x1 x2 x3, फिर डेरिवेटिव p1 p2 p3। अब आपने माइनस का रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई नॉलेज के लिए आपसे पूछा जाए, या तो इन तीनों के नीचे माइनस आती है या फिर इन तीनों के नीचे माइनस आती है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कर लोगे आप। इवन की वैल्यू पुट करो, मैं वैल्यू बताता हूँ क्या होगी। जैसे p1 के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ये रहा, और माइनस का निशान, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहीं पर, तो 2p1, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 2p2, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 है, ठीक है। x1 के विद रिस्पेक्ट टू ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ध्यान से सुनना बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुननी है। किन्हीं को भी सोल्व करके, जो आपको लगे अच्छा उनको सोल्व करके मेरे को 2 इक्वेशन ले आके देनी है आपने। 2 इक्वेशन किन्हीं को सोल्व कर दो, मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे इसके। ध्यान सुनना, आप चाहो तो इन दोनों को सोल्व कर सकते हो, इन दोनों को, मेरे को बस 2 इक्वेशन चाहिए, कोई भी 2 सोल्व कर लो, जो कोई भी मेथड अप्लाई करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। अच्छा, एक सोल्व करने का ये तरीका होता है, अगर किसी के नीचे 0 हो ना वो सीधा कॉन्स्टेंट होता है। अब उसके नीचे 0 होगा तो सीधा कांस्टेंट होगा ना, तो हमारे तो तीनों के नीचे 0 है तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। इसको मैं ले लूँ dp0, अगर इसके नीचे 0 है इसका मतलब p1 की वैल्यू क्या, कांस्टेंट का नाम कुछ भी मान लिया a1, ठीक है। फिर दूसरा मैंने ये ले लिया p2 d, इसके नीचे भी क्या है, ये 0 है इक्वल टू, तो इसके नीचे इसको सोल्व करोगे ना अपना आप क्या आ जाएगा p2। फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सॉरी a2 कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। दोबारा बताता हूँ बच्चों, अगर आपके ये जो वेरिएबल हैं, ये आपको कोई भी 2 इक्वेशन लेनी है, आप इन दोनों को भी सोल्व कर सकते हो, इन दोनों को जो आपकी मर्जी है सोल्व कर लो, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक के भी नीचे 0 आ गया तो उसको आप डायरेक्ट कांस्टेंट मान सकते हो और वो आप चीज़ निकाल सकते हो। तो 2 चीज़ यहाँ से निकाल लोगे। इसके बाद कैसे सोल्व होगा मैंने हिसाब करके सिखाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना अलग से आप कमेंट करके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जरूर। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या है। हमने जो कॉपी मेथड यूज़ करना चाहते हैं वो मैं आगे समझाऊंगा कैसे यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि 4 पिट मेथड तभी काम करता है जब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब 2 से ज़्यादा हो गए तो 3 वेरिएबल हो गए x1 x2। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव p1 का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x1, p2 का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x2 और p3 का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x3। फिर ये इक्वेशन कैसे याद करवाई थी, जो वेरिएबल उनके नीचे डेरिवेटिव वाले आएंगे और जो डेरिवेटिव उनके नीचे वेरिएबल वाले, सबकी वैल्यू पुट कर दो। कोई भी 2 इक्वेशन ले दो, कोई भी पॉसिबल पेयर ले लो और अगर किसी के नीचे 0 तो सीधे कांस्टेंट बन जाएंगे। इसके बाद कैसे सोल्व होगा मैं अभी आपको करवाता हूँ। देखो बच्चों, मैंने वो आपको साफ कर दिया। ऐसे का 2 इक्वेशन निकाल लो, P1 P2 की निकाल ली, ये कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। P1 P2 की निकालनी थी, आप P3 की भी निकाल सकते हो। P1 P2 3 है, 3 में से कोई 2 निकाल लो। निकाल ली 2 में यूज करके, ठीक है। एक को कैपिटल F1 मान लो, P1 आया जो भी करोगे वैल्यू आई है, और एक का नाम कैपिटल F2 मान लिया। कैपिटल F1 और कैपिटल F2 मान लिया। ये क्यों निकाल रहे हैं, जो को भी निकालना आपने, ये जो को भी की इक्वेशन होती है पीडी में याद रखनी है आपने। ये क्यों निकाल रही है, इसका क्या यूज है, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। एक बार सुन लो ध्यान से। पहले एक बार हम सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको ये बताता हूँ इसकी वजह क्या है, क्यों निकाल रहे हैं, क्या बेनिफिट है, ठीक है। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जो को भी ऐसे निकालना है, जैसे हमारे वेरिएबल कौन है, x1 x2 x3। इनके डेरिवेटिव क्या है, x1 का डेरिवेटिव p1, x2 का डेरिवेटिव p2 और x3 का डेरिवेटिव p3। पहले यो पेयर लेना है और ये f1 f2 आपने फिक्स रखने हैं। तो f1 विद रिस्पेक्ट टू x1 और f2 विद रिस्पेक्ट टू p1, ये होगा, ठीक है।
विद रिस्पेक्ट टू P1, माइनस का निशान F1 विद रिस्पेक्ट टू P1, ठीक है, F1 विद रिस्पेक्ट टू P1 और F2 विद रिस्पेक्ट टू X1 कर गया। ये आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये निकालते इस पेयर का काम खत्म। जैसे मैं करवा रहा हूँ, अगर आप ऐसे करोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रह जाएंगी। फिर दूसरा पेयर ले लो X2 और P2 का, प्लस का निशान F1 विद रिस्पेक्ट टू X2, F2 विद रिस्पेक्ट टू P2, ठीक है। F1 विद रिस्पेक्ट टू P2, F2 विद रिस्पेक्ट टू X2, ये बढ़ गया आपका। अब इस पेयर का भी काम खत्म। अब तीसरा पेयर, फिर एक ब्रैकेट बनाता हूँ, F1 विद रिस्पेक्ट टू X3, F2 विद रिस्पेक्ट टू P3, माइनस का निशान F1 विद रिस्पेक्ट टू P3, F2 विद रिस्पेक्ट टू X3, ये बन गए तीनों ब्रैकेट। ये वैल्यू निकालनी है आपने। जब ये मैंने आपके सामने लिख दिया तो यहाँ दो बातें आती हैं। एक अच्छा बच्चा, एक एक्टिव बच्चा, एक मैथ का इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है मैथ में इंटरेस्टेड होगा, इस चीज़ के लिखते ही मेरे से दो बातें पूछेगा। पहली बात तो सर ये क्यों लिखा गया, फर्स्ट क्वेश्चन कि सर ये क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों लिखा है। आपने जकोबी मेथड बताया, यहाँ कोई जकोबी का यूज नहीं हुआ, ठीक बात है, मैं उसका भी रीज़न दूंगा। दूसरी बात, सर आपने बता दिया भाई ऐसे लिखना है, ठीक बात है, हमें भी समझ में आ गया ऐसे लिखना है, लेकिन एग्जाम में कैसे याद रहेगा। ऐसे तो याद रहेगा नहीं कि सीधा रट्टा मार ले, भूल जाए। कितना रट्टा मारोगे, रट्टा मार के मेरे अकॉर्डिंग मैथ नहीं हो सकता। काम देखो, अगर BA BSc पास करके केवल पास आउट करके निकलना है तो रट्टा मार भी सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैथ के दम पे सक्सेस लो और मैथ में कुछ करके आपने दिखाना है, तो फिर आपने मेरे अकॉर्डिंग कुछ अलग करना पड़ेगा, और जो अलग करते हैं उन्हीं की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने है। तो सबसे पहले एक बच्चा पूछेगा सर इसको जकोबी मेथड क्यों बोला जाता है, जकोबियन का क्या यूज हुआ है। मैं कहूँगा जो ब्रैकेट है ये जकोबियन है, एक एक पेयर के साथ जकोबियन है। देखो फंक्शन तो कर दिए फिक्स, F1 F2। मैं एक बार आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ ये जकोबियन कैसे हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ और आपको अच्छे समझ में आई इनको जकोबियन क्यों बोला गया है, फिर इनका यूज करेंगे आगे। मान लो जकोबियन निकालना है F1 और F2 का, दो फंक्शन है, किन के विद रिस्पेक्ट टू जकोबियन निकालना है। शुरू में मान लेता हूँ X1 और P1। जकोबियन ऐसे निकलता है बच्चों, डिटर्मिनेंट पहले फंक्शन फिक्स कर लो, वेरिएबल भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, विद रिस्पेक्ट टू X1 पार्शियल डेरिवेटिव और फिर F1 का विद रिस्पेक्ट टू P1। F का तो हो गया, फिर इस F2 पे आ जाओ, F2 का विद रिस्पेक्ट टू X1 और F2 का विद रिस्पेक्ट टू P1। ये हो गया इनके विद रिस्पेक्ट टू जकोबियन। ये डिटरमिनेंट का निशान होता है। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ध्यान दे, देखो यही आएगी, माइनस में इसकी इसके साथ ध्यान दे, देखो ये आएगी। ये पूरा ब्रैकेट इसका जकोबियन ही है। अगर यहाँ मैं X2 और P2 ले लूँगा, फिर आप करके देखना यहाँ से X2 P2 X2 P2, ये देखना ये दूसरा ब्रैकेट इसका जकोबियन है, और जितने भी पॉसिबल पेयर थे जकोबियन थे। अब आपने इसकी वैल्यू निकाल के पुट करनी है, ठीक है। अब बात ये आती है सर आपने जकोबियन बता दिया, हमने समझ में आ गया, लेकिन पेपर में याद कैसे करें। बिल्कुल बच्चों आसान बात है, आपने एक एक पेयर उठाना है। पहले X1 P1, फिर X2 जो वेरिएबल उठाओ उसके साथ उसी का डेरिवेटिव, फिर X2 P2, फिर X3 P3, चारों तो X4 P4, ठीक बात है, आपने वो उठा लेने हैं, ठीक है। जब X1 पहला वेरिएबल है, अगर X1 P1 ले तो प्लस में ले लियो, ऊपर तो F1 F2 जो कैपिटल है वो तो सेम रहेंगे, उनमें चेंज नहीं करना कुछ भी। उल्टा करो P1 X1 करो तो माइनस का निशान, X2 P2 प्लस का उल्टा कर दिया माइनस का। तो इस प्रकार से याद रह जाएगा। समझ में आने के लिए जकोबियन वाला तरीका पता होना चाहिए, और पेपर में हम जकोबियन वाला इतना बड़ा तरीका करके नहीं देखेंगे, मतलब सीधा पता होना चाहिए एज इट इज है तो ठीक है, और उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस में ये F1 मैंने माना था P1 और F2 माना था मैंने P2, जो कि कॉन्स्टेंट के इक्वल भी था, ये माने थे। अब देखो वैल्यू निकाल के पुट करो पहले ब्रैकेट में। इसकी वैल्यू f का विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव करना है। f1 की वैल्यू क्या है P1, इसमें x1 है इन तो पार्शियल डेरिवेटिव 0, इसकी कुछ भी हो जाए मैं निकाल नहीं रहा बच्चों, आप निकालना चाहो तो 1 आएगी, ये 0 x1 की वजह से 0 हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में x2 है नहीं तो 0,
और फिर ये P2 भी नहीं है तो 0 माइनस 0 0, ठीक है। आप सबकी वैल्यू निकाल के पुट कर लेना, 0 0 0 आ जाएगा, आ गया। कहीं भी 1 भी आ जाएगा, जैसे P2 का है ना, तो P2 का विद रिस्पेक्ट टू F2 का विद रिस्पेक्ट टू P2 ये 1 भी आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनटू में वो है ना P2 ये 1 आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनटू में 0 तो सब ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये 0 निकाल लिया। अब बच्चे के माइंड में आता है सर ये 0 निकाल लिया, अब क्या इसका क्या मतलब है, क्यों हमने निकाला, क्या बेनिफिट है। देखो इसका 0 निकालिए, हम आंसर नहीं देगा ये, इसका जैकोबियन 0 निकालने की वजह से हमें इस बात की परमिशन देता है कि P1 और P2 की वैल्यू हम एक साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि P1 और P2 की अगर ये वैल्यू लेकर हम काम करेंगे तो ये काम कर देगी और इसके साथ हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो मान लो अपने पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल हैं और कोई इक्वेशन या सिस्टम सोल्व करना है, x y z मान लो 3 वेरिएबल है। एक बच्चा के सर x की वैल्यू 2 मान लो, y की 3 मान लो और z की निकाल लो। भाई मैं x की 2 y की 3 मान तो लूँगा, लेकिन क्या उनको एक साथ ले सकता हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं कि उन दोनों वैल्यू को, एक को 2 और एक को 3 मानने से कुछ कंट्राडिक्ट तो नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा आता हो जो पॉसिबल है ना हो मैथ में। तो इस जैकोबियन में ये मेथड आपको ये बताएगा कि आप इसका यूज कर सकते हो, यानी कि इसके आगे ले लो, आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब इन दोनों को सोल्व कर सकते हो। इसके बाद कैसे सोल्व करेंगे तो बहुत ईजी है। देखो जैकोबी, फिर बता रहा हूँ, जैकोबी मेथड कभी भी आपको ये जो जैकोबी निकालना है, ये जैकोबियन निकालना है, ये आपको आंसर नहीं देगा, ये बताएगा इन दोनों इक्वेशन को आप एक साथ यूज करते हो। इक्वेशन क्या थी? P1 इक्वल टू A1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट और P2 इज इक्वल टू A आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब मुझे गिवन स्टेटमेंट बताओ क्या थी? P1 का होल स्क्वायर, P2 का होल स्क्वायर, P3 इज इक्वल टू 1, यही थी। अब एक स्टेटमेंट है, 2 की वैल्यू आपको पता चल चुका है, इसे पुट कर दो। P1 की जगह A1 का स्क्वायर, ये हो गया इसकी स्क्वायर, P3 इज इक्वल टू 1। P3 की वैल्यू निकाल दो, आप क्या आएगी? 1 माइनस A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, ये आ गया। P1 की वैल्यू भी आपके पास, P2 की भी, P3 की भी। ध्यान से सुनना, चेंज वेरिएबल में मैंने नू लिखवा था z इक्वल टू P dx Q dy, ये इक्वेशन मैन थी। क्यों बड़ी थी इक्वेशन? सुनिए, डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी करली z बाई करली x dx, करली z बाई करली y और dy। इसी का नाम हमारे मैथ में P होता है, इसमें Q होता है, इसलिए इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे याद कर लेते। अब वेरिएबल कितने आगे? 3, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन से क्या बनेगा? z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 dx1, पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू x2 dx2 और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 dx3। ये इक्वेशन बन गई आपकी, ये हो गया, ठीक बात है। dz x1, इसी का नाम क्या है बच्चों? P1, क्योंकि P1 मैंने आपको पहले बताया था, P1 क्या? पहले वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू जो पार्शियल डेरिवेटिव है, dx1। इसी का नाम क्या था? x2 dx2, x3 dx3, सॉरी P3 dx3, ये हो गया। अब ये जैसे हमारे पहले सवाल में मैंने इस बात पे डिपेंड था कि PQ की वैल्यू निकालो, अब की बारी से डिपेंड है कि P1 P2 P3 की वैल्यू निकालो। तो dz, P1 की वैल्यू बताओ क्या है? A1, P2 की क्या है? A2 और P3 की वैल्यू क्या आई है? 1 माइनस A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर और इंटू में x3। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो z, ये तो कांस्टेंट है, dx1 का डेरिवेटिव कट जाएगा इंटीग्रेशन से, ये A2 x2 प्लस 1 माइनस A2 x2 x3, ये हमारा आंसर आ गया। फिर बोल रहा हूँ जैकोबी जो निकालना था वो आंसर नहीं, वो आपको ये बताएगा कि इनको एक साथ आप यूज कर सकते हो। इस प्रकार से आपने मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा जैकोबी मेथड की क्यों जरूरत पड़ती है। जब वेरिएबल 2 से ज़्यादा आए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो 4 पिट मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। ये आपका 2 4 5 10 20 कितने पे हो जाएगा। लेकिन अगर अपने जो एक्सरसाइज में आपको BSc लेवल पे सवाल मिलेंगे वो 3 या 4 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।